हेलो एवरीवन, मैं आंचल तोमर आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छी होंगी। अब काफ़ी नहीं, बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। और आप सभी की तैयारी अब ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और जिनकी नहीं भी चल रही है वो स्टार्ट कर दें। इधर उधर वीडियो ना देखें कि एग्ज़ाम कब होगा, कब शॉर्ट लिस्ट आएगी। अब डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट आने वाली है और जल्द ही आपका एग्ज़ाम होगा, ओके। क्योंकि पैट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और फिर आपको पता ही है कि कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं पैट के लिए। तो सचिव सर ने आपको पहले ही बोला था कि जैसे ही आयोग में फाइल पहुंच जाएगी तुरंत ही आपके वैकेंसी पर वर्क कर दिया जाएगा, वर्क करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ती रहिए बस, ठीक है। तो उससे पहले आप सभी के लिए 2 लाइनें कि मिलते नहीं मोती किनारों पर बैठकर, मिलते नहीं मोती किनारों पर बैठकर, मोती लेने के लिए गहराई में जाना पड़ता है, ठीक है। मिलते नहीं मोती किनारों पर बैठकर, मोती लेने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। तो अब आप इस गहराई से तो मत समझ लेना कि मैम ने बोला था कि मोती लेने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। आपके गांव के बाहर कोई नदी या फिर नहर हो उसमें जाके कूद पड़ो आप, ठीक है। तो वो तो करना नहीं है। गहराई से और मोती से क्या मतलब है, इससे मीन्स है कि आपका लक्ष्य है, आपका एग्ज़ाम, ठीक है, उसको पाने के लिए आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और जितने भी प्रैक्टिस सीरीज चल रही हैं, जितने भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनको अच्छे से करते रहिए। बाकी आपके लिए जो स्पेशल प्लान किया जा रहा है, ठीक है, वो जल्द ही उसकी वीडियो आ जाएगी आपके लिए। आरडीए की पहली हमारी वीडियो रहने वाली है, आरडीए टेबल की। तो आप बस अच्छे से पढ़ती रहिए डियर, मेहनत करते रहिए आप, निश्चित ही आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगी, ठीक है। और खुश भी रहिए। चलिए स्माइल कर दीजिए एक और करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चंस क्या था कि भारतीय बाल कल्याण परिषद काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ICCW ने वीरता पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1955, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1956, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1957, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1958। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या था, हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया है तो उन सभी का राइट आंसर था। चलिए करते हैं शुरुआत आज के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट सेट से नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, स्वतंत्रता उपरांत भारत की जनसंख्या नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया, या क्या ऑप्शन नंबर बी प्रथम पंचवर्षीय योजना में बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के बाधक के रूप में चिन्हित की गई है, या फिर ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विशेष समूह ने जनसंख्या नीति का सुझाव 1965 में दिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 ईस्वी में हुई। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा जो इसमें से असत्य है। देखिए जो क्या है सत्य, ऑप्शन नंबर सी जो यह है जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो विशेषज्ञ समूह ने जनसंख्या नीति बनाने का जो सुझाव दिया था वह 1965 में नहीं बल्कि 1960 में दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1960 में, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा इस समय राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए जो भारत विश्व का पहला ऐसा देश है कि जिसमें सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया गया, ठीक है। पहला ऐसा देश है पूरे विश्व का। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था कि बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधा के रूप में चिन्हित की गई। क्या हुआ था कि इस समय हमारी जो जनसंख्या वह एकदम से पीक पर आई थी और 1981 तक रही थी एकदम से पीक पर, यानी कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। और कि देश में जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में हुई थी, यह भी बिल्कुल राइट है। तो इस समय हमारा जो राइट है कि जो असत्य बताना है वह कौन सा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ समूह ने जो जनसंख्या नीति बनाने का जो सुझाव दिया था वह 1965 में नहीं बल्कि 1960 में दिया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, मानव
मानव शरीर के रक्त में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 6 प्रकार के, या फिर ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के, या फिर ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार के, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 प्रकार के? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए मानव शरीर में कितने 6 प्रकार के, शरीर में नहीं, शरीर में तो 12 प्रकार के, परंतु रक्त में पाए जाते हैं 6 प्रकार के। देख लेते हैं वे 6 प्रकार के हैं कौन कौन से। एक तो है थ्रोम्बिन, और एक है प्रोथ्रोम्बिन, और एक है ग्लोबिन, और कितने हो गए, 3 हो गए ना, और 4th नंबर का है ग्लोब्यूलिन, और 5th नंबर का है फाइब्रिन, और 6 नंबर का है फाइब्रिनोजन। कितने हो गए, 6 हो गए। एक तो थ्रोम्बिन हो गया, और एक हो गया प्रोथ्रोम्बिन, एक हो गया ग्लोब्यूलिन, और एक हो गया फाइब्रिन, एक हो गया ग्लोबिन, और एक हो गया फाइब्रिनोजन। ठीक है, कितने हो गए, 6। और जो अन्य, और अभी बताए ना कि 12 होते हैं, जो अन्य होते हैं वह शरीर में, तो वे कौन कौन से, एक तो हो गया कोलेजन जो त्वचा में पाया जाता है, ठीक है, और एक हो गया क्या, एक्टिन, ठीक है, जो मांसपेशियों में, और एक हो गया मायोसिन, और एक हो गया केराटिन जो बाल तथा नाखून बने होते हैं जिसके, और एक हो गया हीपेरिन। ठीक है, तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। वह कौन सा हिंदू विवाह का प्रकार है जिसमें ज्ञानी और सच्चरित्र वर को आमंत्रित करके उसे कन्यादान किया जाता है? तो देखिए हमारा इस समय राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विवाह है, क्या दैव विवाह है, या फिर गंधर्व विवाह है, या फिर आर्ष विवाह है, या फिर ब्रह्म विवाह है? तो डियर हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, वह कौन सा विवाह है जिसमें क्या है कि जिसमें ज्ञानी और सच्चरित्र वर्ग को आमंत्रित करके उसे कन्यादान की जाती है? तो वह हमारा ब्रह्म विवाह। कौन सा है, ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो जो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा विवाह है, ब्रह्म विवाह। देखिए जो आर्ष विवाह है, आर्ष विवाह में क्या है कि उसको क्या बोलते हैं, इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक बैल जोड़ी किया जाता है, तो पिता उसके बदले में अपनी कन्या का दान करता है। ओके, और जो दैव विवाह है, दैव विवाह में क्या है कि क्या होता है कि यज्ञ पुरोहित से कन्या का विवाह किया जाता है। ठीक है, और गंधर्व विवाह क्या है कि इसमें इच्छुक क्या होता है कि प्रेम विवाह बोला जाता है इसको। ठीक है, और आर्ष बता ही दिया, एक बैल जोड़ी करने पर कन्या का दान किया जाता है। और ब्रह्म विवाह कि जिसमें क्या है कि ज्ञानी पुरुष और सच्चरित्र वर्ग को आमंत्रित करके उसको कन्या का दान किया जाता है। और जो हिंदुओं में विवाह के प्रकार है कितने, 8 प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट। 4 उच्च कोटि के और 4 निम्न कोटि के। ठीक है, चलो। जातिवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है जिसमें सामान्यतः सामाजिक मान्यताएं जैसे न्याय, उचितता, समानता तथा सार्वभौमिकता व भ्रातृत्व की उपेक्षा की जाती है। तो यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए कालेलकर, या फिर ऑप्शन नंबर बी नर्मदेश्वर, या फिर ऑप्शन नंबर सी मार्गन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा? तो देखिए जो हमारा इस समय राइट आंसर क्या होगा, तो किन समाजशास्त्री का कथन है, यह काका कालेलकर का। किन का, कालेलकर का। ठीक है, तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। प्रिमिटिव कल्चर बुक किस समाजशास्त्री की है? तो किन की है, क्या M.K. गांधी, या फिर जॉनसन, या फिर दुर्खाइम, या फिर एडवर्ड टॉयलर? तो किन की बुक है प्रिमिटिव कल्चर? देखिए यह है इनकी, किन की है एक मिनट, किन की बुक है यह है एडवर्ड टॉयलर की। ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर है बुक है एडवर्ड टॉयलर की। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस समुदाय के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित नहीं करता? तो क्या ऑप्शन नंबर ए हिंदू,
या फिर मुस्लिम, या फिर सिख, या फिर बौद्ध एवं जैन। तो देखिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, तो यह 1956 का है। तो यह किन विषयों को नियंत्रित नहीं करता? देखिए हिंदुओं को भी करता है, सिखों पर भी लागू होता है और बौद्ध एवं जैनों पर भी लागू होता है, परंतु जो मुस्लिम हैं उन पर लागू नहीं होता। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, इलियट तथा मेरिल के अनुसार बाल अपराध के कौन कौन से कारण हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए वंशानुगत कारण है, या फिर ऑप्शन नंबर बी शारीरिक एवं जैविकीय कारण है, या फिर मनोवैज्ञानिक कारण है, और या फिर ऑप्शन नंबर डी यह सभी? तो देखिए जो हमारा इस समय आंसर होगा ना राइट, तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी कारण है। देखिए जो बाल अपराध है तो वंशानुगत कारण भी हो सकते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है, और शारीरिक एवं जैविकीय कारण भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, ठीक है। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष सांविधिक निकाय बना? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1990, तो क्या ऑप्शन नंबर ए 1990, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1993, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1992, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1995? तो डी हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? सांविधिक बना, सांविधिक निकाय, ना कि एक्ट। अगर इसमें एक्ट पूछा होता तो एक्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का 1990 का, ठीक है, जो एक्ट है वह है 1990 का एक्ट है। और जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि सांविधिक निकाय कब बना, तो यह जो सांविधिक निकाय बना है 1992 में, ओके, 1992 में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई, तो कब हुई प्रारंभ? क्या 2006 में, या फिर 2005 में, या फिर 2009 में, या फिर 2008 में? तो आप सभी को राइट आंसर बताना है। देखो हमारे जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यह कब शुरू हुई? प्रारंभ हुई मतलब यह हुई 2006 में। कब? 2006 में। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुई 2006 में? 2 फरवरी। आपको सभी डेट ना, ये सभी जितने भी डेट हैं, तो डेट मतलब जितने भी ईयर हैं यह आपको डेट के साथ ध्यान रखना है। कभी आ गया कि 1 फरवरी 2006, या फिर 4 फरवरी 2006, या फिर 2 जनवरी 2006, तो कब है? 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुई। अगर डेट के साथ ध्यान रहेगा, कभी ऐसा भी आपको क्वेश्चन भी पता हो और फिर भी आंसर ना दे पाओ, ठीक है डियर, तो हमें क्या है कि अपनी तैयारी पूरी स्टार्टिंग से मतलब पूरे उस पिक तक करके चलनी चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा लाए, हमसे वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो 2 फरवरी 2006 को तो ये कब शुरू हुआ, प्रारंभ हुई है जो योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। और पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था, यह इसका जो अधिनियम पारित हुआ था कब? 2005 में। 2005 में। कब? 5 सितंबर 2005 में, ठीक है डियर। और पूरे देश में लागू कब हुआ? यह पूरे देश में लागू हुआ 2008 में, ठीक है। और 2009 में क्या हुआ? 2009 में इसका नाम बदल कर नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नरेगा नाम था पहले इसका, नरेगा से कर दिया गया मनरेगा, ठीक है। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। तो यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए गिलिन, या फिर ऑप्शन नंबर बी गोडार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्मिथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी वीवर? तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए यह कथन है गोडार्ड का। किन समाजशास्त्री का है? गोडार्ड का, गोडार्ड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11, राजा राममोहन राय के सुधारों पर विचार कीजिए। तो क्या उन्होंने क्या किया कि राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, नशा और अंधविश्वास के विरोध में आंदोलन चलाया? या फिर ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के विरुद्ध अभियान चलाया जिसमें महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार मिला? या फिर ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं? या फिर ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन असत्य हैं? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं। जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता, नशा और अंधविश्वास के विरोध में भी आंदोलन चलाया था और क्या किया था कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार के विरुद्ध अभियान भी चलाया था कि जिसमें क्या है कि महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला और उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार मिला था। ठीक है, तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बे भी दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए धारा 4 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी धारा 8 के, या फिर ऑप्शन नंबर सी धारा 3 के, या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 8 है? तो देखिए जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है वह किसके अंतर्गत की जाती है? वह की जाती है धारा 8 के तहत। किसके? धारा 8 के तहत। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है डियर, और जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है यह है किस वर्ष का? यह है 1961 का। कब का है? 1961 का है। ठीक है, और यह लागू कब हुआ? यह लागू हुआ था यह जुलाई लागू होता है जुलाई 1961 में। ठीक है, और इसमें जो धाराएं कितनी हैं? धाराएं हैं 10, जिसमें से धारा 8 ख में क्या है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है तो उसकी नियुक्ति होती है। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, किस समाजशास्त्री ने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचाया? तो क्या ऑप्शन नंबर ए गोडार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्मिथ, या फिर ऑप्शन नंबर सी टायलर, या अगस्त्य काम्टे? तो जो हमारा इस समय में राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक जो पहुंचाया है ना, तो वह अगस्त्य काम्टे सामने। किन्होंने? अगस्त्य काम्टे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो इन्होंने क्या है कि 3 चरण दिए हैं। ठीक है, एक तो धार्मिक, एक तात्विक या फिर उसको अमूर्त बोलते हैं, या और तीसरे नंबर का क्या है? वैज्ञानिक, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्षवादी। ठीक है, तो 3 चरण दिए हैं इन्होंने। तो हमारा जो इस समय राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि जिन्होंने क्या किया है कि उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सोरोकिन ने गतिशीलता के कितने प्रकार बताए हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 प्रकार? तो कितने प्रकार बताए हैं? देखिए जो सोरोकिन साहब ने उन्होंने बताए हैं 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार। ठीक है, और देख लेते हैं वे कौन कौन से हैं। एक तो है क्षैतिज और एक है लंबवत। एक है क्षैतिज और एक है लंबवत। ठीक है, लंबवत में भी 2 हैं। एक तो है ऊर्ध्वगामी और एक है अधोगामी। ठीक है, तो जो सोरोकिन साहब ने इन्होंने कितने गतिशीलता के कितने प्रकार बताए हैं? 2। एक तो क्षैतिज और एक लंबवत में भी 2 प्रकार हैं, एक तो ऊर्ध्वगामी और एक है अधोगामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए पेप्टाइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक अम्ल?
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं अमीनो अम्ल। क्या? अमीनो अम्ल। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल। चलिए नेक्स्ट। पोषक तत्वों का अधिकांश भाग अवशोषित डैश होता है। तो कहाँ पर होता है पोषक तत्वों का अधिकांश भाग अवशोषित? देखिए, क्या बड़ी आंत में, या फिर छोटी आंत में, या फिर पित्ताशय में, या फिर यकृत में? तो देखो जो पोषक तत्वों का अधिकांश भाग अवशोषित होता है वह होता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है? तो क्या ऑप्शन नंबर बी B12, या फिर ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन B3, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन B2? तो देखिए हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। क्या? विटामिन B12। जो साइनोकोबालामिन है तो वह किसका नाम है रासायनिक? विटामिन B12 का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। 18। मिक्सोडिमा रोग किसकी कमी से होता है? तो क्या प्रोटीन की कमी से, या फिर वसा की कमी से, या फिर विटामिन B9 की कमी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या आयोडीन की कमी से? देखिए जो मिक्सोडिमा रोग है ना, तो वह होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, किसकी? आयोडीन की कमी से। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। और आपको बताना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, नहीं शायद नहीं बताया, चलो हाँ कल बताया था। तो आपको बताना है कि जो यह आयोडीन है तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व है क्या वृद्ध पोषक तत्व है? चलो मैं ही बता देती हूँ। जो आयोडीन है वह है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जैसे विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो जो आयोडीन क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। और वृहद पोषक तत्व वे होते हैं जिसको हमारे शरीर को अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। 19। ओवेरी का सबसे नज़दीक भाग किस नाम से जाना जाता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए इम्फेबुलम, या फिर इंटरस्टिशियल, या फिर एम्फुला, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा इम्फिडिबुलम। जो ओवेरी का सबसे नज़दीक भाग होता है ना, ओवेरी का जो सबसे नज़दीक भाग होता है तो उसको बोला जाता है इम्फिडिबुलम। ठीक है, और जो यह कहाँ पर है? हाँ, इंटरस्टिशियल, यह किसको बोला जाता है? यह बोला जाता है जो ओवेरी का सबसे संकरा भाग होता है। ठीक है, किसको? सबसे संकरा भाग होता है यह। और जो एम्पुला किसको? जो सबसे फैला भाग होता है। ठीक है, जो फैला भाग होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए कि ओवेरी का सबसे नज़दीक भाग कौन सा होता है? इम्फिडिबुलम। और जो सबसे संकरा भाग होता है वह होता है इंटरस्टिशियल, और जो फैला भाग होता है वह होता है एम्पुला। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसको PMMVY योजना कब शुरू हुई? तो आपको ऐसे भी लिखा सकता है PMMVY योजना। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लेनी है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? क्या 1 जनवरी 2011 से, या फिर 1 जनवरी 2015 से, या फिर 1 जनवरी 2017 से, या फिर 1 जनवरी 2019 से? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 21। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल SAG के नाम से ही जिसको जाना जाता है, तो वह योजना कब शुरू हुई? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी 2008 को, या फिर ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी 2019 को, या फिर ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी 2015, या फिर ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर 2017? तो देखिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो SAG योजना है
स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, तो वह शुरुआत हुई थी इसकी 21 फरवरी 2019 से। ये तो आपके ऑप्शन ही गलत हैं। हाँ, गलत नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी 2019 से। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी 2019 से जो एसएजी योजना है उसकी शुरुआत हुई। देखिए इसमें क्या था कि जितने भी 11 से 14 वर्ष की गर्ल्स हैं तो वह इसमें लाभान्वित होती हैं, और इसका उद्देश्य क्या है कि उचित पोषण एवं विशेष देखभाल रखना किनकी, जो 11 से 14 वर्ष की लड़कियां हैं जिनको। ठीक है, तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसकी शुरुआत हुई वह हुई 21 फरवरी 2019 से। चलिए नेक्स्ट 22, निम्न में से विटामिन ए के स्रोत डैश हैं, तो क्या आंवला, नींबू, अमरूद, या क्या ऑप्शन नंबर बी साबुत अनाज, दालें या केला, या फिर ऑप्शन नंबर सी गाजर, टमाटर, आम, पपीता, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूखे मेवे, अंकुरित गेहूं, या फिर यीस्ट। तो जो विटामिन ए के स्रोत हैं देखिए वे क्या हैं, जैसे गाजर, टमाटर, आम, पपीता, हरी सब्जियां, दूध और जो मछली का तेल है ना, यही सब। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए क्या है कि एक्चुअली अधिक से अधिक जो मोस्टली देखा जाता है ना, तो वो पूछते हैं कि गाजर के जो सबसे गाजर या फिर पपीता एक सबसे अच्छा स्रोत या किस विटामिन का है, तो विटामिन ए। ठीक है, तो गाजर, टमाटर, आम, पपीता, यही सब। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, RDA 2020 के तहत अनाज अनुपात फलियां अनुपात दूध का अनुपात क्या है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए 3:1:2.5, या फिर 3:6 या 6:1:12, या फिर 4:2.5:6, या फिर 1:3:12। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा ना, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो RDA 2020 है। ठीक है, तो उसमें जो अनाज, फलिया, दूध, तो इसका अनुपात कितना दिया है, वह दिया है 3:1:2.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वह महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो उसे क्या कहा जाता है, तो क्या प्रीमीपारा, या फिर मल्टीग्रेविडा, या फिर नल्लीपारा, या फिर प्रीमिग्रेविडा। तो देखिए जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो तो उसको बोलते हैं प्रीमिग्रेविडा। क्या, प्रीमिग्रेविडा। ठीक है, जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो। और जो यह मल्टीग्रेविडा क्या है, मल्टीग्रेविडा उसे बोलते हैं जो दो बार से अधिक बार गर्भवती हुई हो। और जो प्रीमिपारा किसको बोलते हैं, प्रीमिपारा बोलते हैं कि जिसने एक बार बच्चे को जन्म दिया हो, मतलब कि जिसने फर्स्ट बार बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक, फर्स्ट बार बच्चे को जन्म देना अलग बात है और प्रथम बार गर्भवती होना अलग बात है। तो जो प्रथम बार गर्भवती हुई उसको बोलते हैं प्रीमिग्रेविडा, और प्रीमिपारा बोलते हैं जिसने प्रथम बार बच्चे को जन्म दिया हो। ओके, और क्या बचा, नल्लीपारा। देखिए नल्लीपारा वो होती है जिसने गर्भ धारण तो किया परंतु बच्चे को जन्म नहीं दिया, बच्चे को जन्म नहीं दे पाई किसी कारण, है ना। तो इस समय हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीमिग्रेविडा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो क्या ऑप्शन नंबर ए 10 अगस्त 1971 को, या फिर ऑप्शन नंबर बी 10 अक्टूबर 1971 को, या फिर ऑप्शन नंबर सी 10 नवंबर 2020 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 फरवरी 2021 को। तो देखिए जो गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम था वह पारित हुआ था कब, 10 अगस्त 1971 को। कब हुआ था, 10 अगस्त 1971 को। तो जो हमारा राइट आंसर है इस समय वह है ऑप्शन नंबर ए। और अभी इसमें पीछे संशोधन किया गया है 2021 में। तो उसमें क्या है कि पहले क्या था कि 20 वीक में इसकी 20 वीक था इसका जो टेन्योर था, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
मतलब जो अवॉर्शन कराना होता है तो 20 वीक था समय, और अब कितना हो चुका है संशोधन करके, अब हो चुका है 24 वीक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा राइट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन नंबर 10 अगस्त 1971। तो चलो देख लेते हैं हम आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चंस। तो क्या है कि फ्राइनोडर्मा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो आप सभी को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपका सुझाव या फिर कुछ भी क्वेरी रहा करे वो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, आप उसमें बता दिया करो। ठीक है, तो उस पर ज़रूर कार्य किया जाता है जो भी आप बताती हैं। और चलिए अच्छे से पढ़ती रहिए, बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहती हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी के सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बस अब आपके पास अधिक समय है नहीं, क्योंकि देखो आपने काफ़ी समय आपको हो चुका है तैयारी करते करते, काफ़ी समय। एक 2021 की वैकेंसी है, ओके, और अब 2023 का पैट आ चुका है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि 50 से 60 दिन ही है अब आपके पास मेहनत करने के लिए। तो उसके ऊपर में क्या है, देखो कुछ भी करने के लिए ना पहले हमारे पास एक सही वे में स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। तो अब तक जिन्होंने पढ़ लिया सभी ने पढ़ लिया, जिन्होंने क्या सभी ने ऑलमोस्ट 2 से 3 बार थ्योरी तो कंप्लीट सभी कर चुके हैं। और हमारे जो चैनल है आपको बताइए स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं हम, और उसमें क्विज़ेस वगैरह भी आपको कई बार करा चुके हैं। और हमारा जो बैच चला था उसमें भी हम कई बार ऑलमोस्ट हमारा जो अपना जो सिलेबस है एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और फिर से 1 अगस्त से हमारा स्टार्ट हुआ है नया बैच। तो आपको उस सभी की उसकी मैंने उस दिन वीडियो बनाई ही थी, क्या क्या विशेषताएं हैं, और जो जुड़ी हुई हैं आप एक बार उनसे कंफर्म कर सकती हैं। और देखिए डियर, हमारा आपसे पैसा वैसा कमाना कोई उद्देश्य है नहीं। अगर होता तो जो ये हैं जैसे यूट्यूब पर 999 और इतने इतने के बैच चल रहे हैं, ठीक है, और अगर हमें आपसे पैसा कमाना होता तो हम 120 का बैच नहीं लाते, इतने का बैच लाते। आपको पता है 120 में तो कोई बुक भी नहीं मिल रही मार्केट में। और यह मिनिमम से मिनिमम फीस रखी गई है वह इसलिए कि जिससे आप जिम्मेदार बने कि हाँ हमने पैसे देकर बैच खरीदा है तो हमको रूटीन से कंटिन्यूटी से इसको करना है, टाइम टू टाइम आप पढ़ें। हमारा उद्देश्य यह है कि हम सबको कामयाब होना है, ना कि ये कि आपसे पैसा कमाना। ओके, तो आप इससे निश्चिंत रहें। अगर आपको आप नहीं अफोर्ड कर पा रही मतलब नहीं दे सकती हैं तो वो भी सर से बात कर लीजिए। ठीक है, तो बस खुश रहिए और मेहनत करते रहिए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है डियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको बिल्कुल इस क्वेश्चंस का आंसर देना है, सभी को देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।